नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी सहायक आचार्य सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय बिहार। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर का विशाल मैदान, यह मैदान प्रायद्वीपीय भारत को बाह्य प्रायद्वीपीय भारत अर्थात हिमालय से अलग करता है। ये वाला जो संपूर्ण क्षेत्र है वो आपके प्रायद्वीपीय भारत वाला क्षेत्र, और ये वाला जो संपूर्ण क्षेत्र है वो हिमालय वाला क्षेत्र। तो ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, ये संपूर्ण क्षेत्र इस एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन को पेनिनसुलर एरिया से अलग करता है। इस नवीनतम भूखंड की या फिर इस संपूर्ण मैदानी क्षेत्र की उत्पत्ति हिमालय के बाद में हुई। इस संपूर्ण जो मैदानी क्षेत्र है, इस संपूर्ण मैदानी क्षेत्र की उत्पत्ति हिमालय के बाद में हुई थी, जो कि भौगोलिक दृष्टि से एक खंड है जिसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के राजनीतिक विभाजन ने अलग कर दिया। इसके पश्चिम में यहाँ वाला जो क्षेत्र है, इसे सिंधु के मैदान के नाम से जाना जाता है। पश्चिम का ये वाला जो क्षेत्र है, इसको सिंधु के मैदान के नाम से जाना जाता है, तथा यहाँ वाला ये संपूर्ण क्षेत्र गंगा व यमुना के मैदान के नाम से जाना जाता है, और ये वाला जो क्षेत्र है उसे ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान के नाम से संबोधित किया जाता है। इस मैदान का जो स्थिति विस्तार है, यह मैदान विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ व घनी जनसंख्या वाला भूभाग है। इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस संपूर्ण मैदान की जो लंबाई है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये आपके फैला हुआ है, और इसके साथ ही इसकी जो लंबाई है पूरब से पश्चिम जो इसकी लंबाई है वो 2400 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई में विभिन्नता है। पूरब से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। पूरब में इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर, पूरब दिशा में यहाँ पे इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर, और पश्चिम में इसकी चौड़ाई 145 किलोमीटर ही रह जाती है। इस मैदान का ढाल बड़ा समतल है। इसका अधिकांश भाग समुद्र तल से 150 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से इस मैदान का विस्तार उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा असम राज्यों में इसका विस्तार माना जाता है। अपनी पश्चिमी सीमा पर ये राजस्थान मरुभूमि में घुल मिल गया है। ये यहाँ पर पश्चिमी सीमा में राजस्थान मरुभूमि में घुल मिल गया है। इस मैदान में गहराई तक कांप मिट्टी के जमाव है। बुराड़ महोदय के अनुसार मसूरी के दक्षिण की भ्रंश घाटी 32 किलोमीटर लंबी है। दिल्ली और राजमहल की पहाड़ियों के मध्य इसकी मोटाई सर्वाधिक है। यहाँ पर आपके दिल्ली से लेकर के यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियों के मध्य में इसकी जो कांप मिट्टी की मोटाई है, गहराई है, वो सबसे ज़्यादा है। इसकी निचली सतह न तो समतल प्रतीत होती है न एकसार है, अर्थात इसकी जो आधार तली है वह असमान है, क्योंकि इस मैदान की तली में दक्कन के पठार के ऊबड़ खाबड़ वाले भाग, इसके साथ में हिमालय के असमतल वाले भाग ढके हुए हैं, जिस कारण कि ये संपूर्ण क्षेत्र अपनी आधार तली में समान नहीं है। केवल ऊपर से देखने में इसमें समानता देखने को मिलती है। और इस मैदान में सिंधु, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र को शामिल किया जाता है। ये जो विशाल मैदान है, ये मैदान समतल है, समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। ये मैदानी क्षेत्र समतल है, 300 मीटर से अधिक ऊंचा क्षेत्र नहीं है। ये भूखंड गंगा और सिंध के बीच
यहाँ पर अम्बाला और सहारनपुर, यहाँ पर वाला जो क्षेत्र है, अम्बाला और सहारनपुर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर यह क्षेत्र गंगा और सिंधु नदी के बीच में जलविभाजक का काम करता है। इसके पश्चिम का जल सिंधु नदी में और इसके पूरब का जल यमुना नदी में गंगा नदी में प्रवाहित होता है। जैसे जैसे गंगा नदी और गंगा के मैदानी क्षेत्र को ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निचली गंगा मैदान में बांटा जाता है। वाराणसी से गंगा नदी के डेल्टा तक का औसत ढाल 15 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर रह जाता है। इसका ढाल बहुत ही धीमा है क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है। मिट्टी की विशेषता और ढाल के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। मिट्टी की विशेषता और ढाल के आधार पर इसका जो वर्गीकरण किया जाता है उसमें प्रमुख है, पहला है भाबर क्षेत्र, दूसरा है तराई क्षेत्र और तीसरा है कांप मिट्टी वाला क्षेत्र, जिसे कि 2 भागों में बांटा गया है, बांगर और खादर। इसके अलावा रेह, भूड़ और डेल्टाई मिट्टी, ये 7 भागों में बांटा गया है। पहला भाबर, दूसरा तराई, तीसरा कांप मिट्टी का क्षेत्र जिसमें कि बागर और खादर के क्षेत्र हैं, 5वां रेह, 6ठा भूड़ और 7वां डेल्टाई मिट्टी का क्षेत्र। इसमें सबसे पहला है भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र अगर आप देखो तो ये जो हाई माउंटेन्स है, हिमालय है, हिमालय से नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं। हिमालय पर्वत, गंगा नदी, यहाँ पर जहाँ हिमालय और गंगा नदी के मैदान, यहाँ पर जो इन दोनों का जो मिलन स्थल है, इसका जो मिडिल क्षेत्र है, यहाँ पर आपके गंगा नदी का मैदान क्षेत्र और यहाँ पर हिमालय का क्षेत्र। इसके मध्य का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर आपके नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद मोटे मोटे कंकर के रूप में पहाड़ी ढालों पर जमा कर दिए जाते हैं और ये जो जमा कर दिए जाते हैं तो वो संपूर्ण क्षेत्र भाबर कहलाता है। इसकी जो चौड़ाई है 10 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई में ये संपूर्ण क्षेत्र में फैले हुए होते हैं तथा ये संपूर्ण इस प्रकार से तलहटी वाला जो ये क्षेत्र होता है ये भाबर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर नदियाँ इस भाबर के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं तो धरातल पर नदियों का जल बहता हुआ दिखाई नहीं देता, वो इस कंकड़ मिट्टी वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं और ऊपर जल नहीं दिखाई देता और ऊपरी भाग पर जल सूख जाता है। दूसरा है इसमें तराई क्षेत्र। भाबर के बाद में जो क्षेत्र आता है वो आता है तराई क्षेत्र। तो भाबर के जस्ट बाद वाला जो क्षेत्र है उसके जस्ट समानांतर 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई वाला क्षेत्र, इसमें आपके 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई वाला जितना भी क्षेत्र है, भाबर के पश्चात वाला ये जो क्षेत्र है, ये संपूर्ण क्षेत्र तराई क्षेत्र के अंदर शामिल किया जाता है। भाबर प्रदेश में धरातल के नीचे बहने वाला जल यहाँ पर धरातल पर बहता हुआ दिखाई देने लगता है। यह निम्न समतल मैदान है जहाँ नदियों का पानी इधर उधर फैलकर दलदली क्षेत्र का निर्माण करता है। यहाँ नदियों का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता। इसकी संरचना बारीक रेत, चिकनी मिट्टी से हुई है जिसको साफ करके बाद में खेती के अंतर्गत काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपके भाबर और तराई वाला क्षेत्र। इसके बाद में है कांप मिट्टी का क्षेत्र। यह विशाल मैदान कांप मिट्टी की ही देन है। इस कांप को गंगोद यानी गंगा की कांप कहते हैं। यह कांप मिट्टी रेत की कम मात्रा रखने वाली सख्त चिकनी मिट्टी की भांति होती है। ये कांप मिट्टी 2 भागों में बांटी जाती है, पहला बांगर, दूसरा खादर। इसमें जो नदी घाटी के समीप वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर नदियों की बाढ़ का जल पहुँच जाता है वहाँ खादर मिट्टी, और जहाँ पर नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता ऐसे ऊंचे मिट्टी के पुरातन कांप मिट्टी के क्षेत्र बांगर
बांगर मिट्टी के क्षेत्र कहलाते हैं। इसमें अगर आप भाबर वाले ये जो क्षेत्र हैं, इसमें आप देखो तो ये संपूर्ण क्षेत्र जो है ये भाबर मिट्टी के क्षेत्र हैं। इसके बाद में बांगर प्रदेश ऐसे प्रदेश हैं। उत्तर के विशाल मैदान की एक विशेषता है, ये प्रदेश पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बने होते हैं जहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँचता। इस प्रदेश में चूना युक्त संग्रंथों की अधिकता के कारण ये कृषि के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होती। पंजाब में मिलने वाली बांगर को धाया के नाम से पुकारा जाता है। ये आपको जो संपूर्ण इस प्रकार से क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये आपके बांगर मिट्टी का क्षेत्र है। बांगर मिट्टी का ये क्षेत्र ये ऊंचे भूभाग होते हैं जहाँ नदियों का जल नहीं पहुँचता। इस क्षेत्र में चूना युक्त कंकड़ी मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र की ऊंचाई एक समान नहीं होती, कहीं पर 25 से 30 मीटर की ऊंचाई पाई जाती है। बांगर मिट्टी प्राय पंजाब और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये बांगर मिट्टी के क्षेत्र हैं। इसके बाद में है खादर मिट्टी के क्षेत्र हैं। बांगर के विपरीत खादर प्रदेश में नदियों की बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंच जाता है। इस प्रदेश का निर्माण नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा होता है, क्योंकि बाढ़ के जल के साथ नवीन मिट्टी यहाँ प्रतिवर्ष बिछी रहती है। यह प्रदेश कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। पंजाब में मिलने वाली खादर को बेट के नाम से भी जाना जाता है। जिस भूभाग में नदियों की बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंचता है उसे खादर प्रदेश कहते हैं। इसी नदियों की बाढ़ का मैदान कछारी प्रदेश भी कहते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश व राजस्थान में खादर भूमि की प्रधानता है। इस प्रदेश का निर्माण काल प्लीस्टोसीन से प्रारंभ होता है तथा यह प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है। बालू व कंकड़ उपलब्ध होने के कारण यह भूमिगत जल का उत्तम स्रोत भी कहलाता है। तो इस प्रकार से ये आपके कांप मिट्टी के बांगर और खादर के क्षेत्र। इसके बाद में है रेह क्षेत्र। बांगर प्रदेश के सिंचाई कार्यों की अधिकता वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं भूमि पर एक नमकीन सफ़ेद परत बिछी रहती है। इसी परत वाली मिट्टी को रेह या कलर के नाम से जाना जाता है। रेह का विस्तार शुष्क भागों में सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा का शुष्क भाग इसके विशिष्ट उदाहरण है। ये कहाँ कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शुष्क भागों में ये देखने को मिलती है। इसके बाद में है भूड़। बांगर मिट्टी के बांगर भूमि पर पाए जाने वाले बालू के ढेर भूड़ कहलाते हैं। इसका प्राय जमाव गंगा व रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्र में अधिक है। इन भूड़ों में जो बालू मिट्टी के ढेर होते हैं उनमें अपरदन हो जाने के कारण मुलायम मिट्टी तो कट जाती है, केवल कंकरीली मिट्टी ही बाकी रह जाती है और बालू के ढेर के रूप में जमा हो जाते हैं। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं वो भूड़ कहलाते हैं। ये गंगा तथा रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्र में अधिक देखने को मिलते हैं। डेल्टाई प्रदेश। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। इनका डेल्टा भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। उल्लेखनीय है कि डेल्टा प्रदेश खादर प्रदेश का ही विस्तार है, परंतु दक्षिणी सीमा को सोन व चंबल नदी के बीच की नदियों द्वारा बुरी तरह से काट छाट दिया गया है। इसलिए प्राय इसे बैडलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे बुरा स्थल या बैडलैंड के नाम से भी जाना जाता है। डेल्टाई प्रदेश में जो गंगा और यमुना का डेल्टाई प्रदेश है वो बांग्लादेश में है। हमारे देश में जो गंगा का पुरातन डेल्टाई प्रदेश है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इस प्रकार से ये उत्तर के विशाल मैदान का भौगोलिक वर्गीकरण था, उसकी कुछ विशेषताएं थी जिसके आधार पे यहाँ पर इस प्रकार के क्षेत्र देखने को मिलते हैं।